So children, we are starting, or we can say we are continuing chapter number 10, organs of government. और टॉपिक जो आज शुरू करेंगे वो है द वाइस प्रेसिडेंट। तो हम उपराष्ट्रपति, जिसको हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट, उनके बारे में जानेंगे। तो पिछले क्लासेस के अंदर हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट के फंक्शंस के बारे में, पास के बारे में जान चुके हैं। तो देखते हैं अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके पास कौन कौन सी पास हैं और किस प्रकार से वो काम करते हैं। ठीक है। In the absence of the president, the vice president performs the functions of the president. The vice presidential election is carried out by the members of both the houses of the parliament. The term period of the vice president is of 5 years. The vice president is the chairman of Rajya Sabha. The president submits his resignation to the vice president. अब यहाँ पर देखिए कि प्रेसिडेंट, आपने सुना होगा एक जो वाइस वर्ड लगाते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल होता है स्कूल में, वैसे ही वाइस प्रिंसिपल होता है। तो वाइस प्रिंसिपल क्यों बनाया जाता है कि अगर प्रिंसिपल छुट्टी पे है या कहीं गैर हाजिर है तो उस समय प्रिंसिपल की गैर हाजिरी में वाइस प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल के सारे कार्य करता है। ठीक है। हमने देखा था स्पीकर होता है लोकसभा राज्यसभा में, स्पीकर के बाद एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है। तो स्पीकर मतलब जो कार्यकाल पूरा जो होता है संसद का उसको देखता है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में वो एब्सेंट है स्पीकर तो डेप्यूटी स्पीकर उसकी जगह सारा रोल निभाता है, यानी कि सदन की कार्यवाही रुके ना, इसलिए इसको अपॉइंट किया जाता है। तो उसी प्रकार जो प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं, अगर प्रेसिडेंट कहीं प्रेजेंट नहीं है या फिर इन एनी केस बोलो तो प्रेसिडेंट के सारे फंक्शंस जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट निभा सकता है। तो उसमें से बात की जाए तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, वो दोनों हाउसेस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के लोग मिलकर उनको चुनते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों संसद जो है उसके मंत्री जो है मेंबर्स है वो सब मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर 5 years। एंड आगे बात की जाए अगर वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? राज्यसभा का चेयरमैन। ये भी आपको याद रखना, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ही वर्क्स फॉर 5 years। इवन प्रेसिडेंट को जब रिजाइन करना होता है, अगर प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा दे रहा है तो वो अपना इस्तीफा भी वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को अपनी पद छोड़ना है और रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन जो है वो किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये 2-4 पॉइंट्स जो हैं हमको याद रखने हैं। तो बहुत डिटेल इनके बारे में नहीं है, क्योंकि जैसे हमने देखा था द मेन पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मेन पावर उनके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट वगैरह तो सिर्फ नेम से, जस्ट फॉर सिग्नेचर एंड ऑल ही होता है। अब हम जाएंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। डू यू नो हु इज द current prime minister of India? Narendra Modi. Okay, always remember when we are taking the name of our president, prime minister, we should respect them and use a prefix like Mr. or Mrs. Mr. Narendra Modi लगाएंगे कि Mrs. Narendra Modi, that you can choose. Okay, so Mr. Narendra Modi. So the prime minister is the real head of the government. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मेन पावर होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ही इज द रियल हेड, वो एक रियल हेड होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्टी हु हैज अचीव्ड अ मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है वो उस पार्टी का हेड होता है। अब आपको मैंने उस दिन ये समझाया था कि हेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैसे चुना जाता है? जिस पार्टी को इलेक्शन में ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, वो पार्टी अपनी सरकार बनाती है। और वो पार्टी जो सरकार बनाती है वो कौन सी पार्टी? जीती हुई पार्टी, यानी कि जो विनिंग पार्टी होती है। तो विनिंग पार्टी के जो व्यक्ति को हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं उसको उस पार्टी का हेड माना जाता है। क्या माना जाता है? उस पार्टी का हेड, क्योंकि सबसे ऊपर का पद उसी को दिया गया है, इसलिए उसको हेड माना जाता है। और फॉर्मली यानी कि एक्चुअल में तो हमने देखा था उस दिन सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया था कि किस प्रकार से जो जीते हुए लोग होते हैं, जो पार्टी जीतती है, वो अपने नेताओं में से किसी एक का नाम रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि भाई हम इसको प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं।
लेकिन एक्चुअल में तो सारा काम किसने किया, पार्टी ने डिसाइड किया अभी कौन चुना जाएगा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन फॉर्मली उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फॉर्मली मतलब जस्ट फॉर फॉर्मल वे बोलते हैं ना, फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी के लिए उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जैसे शपथ ग्रहण समारोह होता है, आपको पता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, ओथ सेरेमनी, तो उसमें शपथ दिलवाते हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरी निष्ठा से देश की सेवा करूंगा, अपने पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगा, इस तरह आपने सुना होगा। दैट इज़ कॉल्ड द ओथ टेकिंग सेरेमनी, जिसमें वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। ओथ मतलब होता है शपथ, अंडरस्टूड। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी के द्वारा प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलवाता है। तो फॉर्मली देखा जाए तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। द मिनिस्टर्स टू द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रियों को चुनता है। हमने देखा था पहले, मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्रधानमंत्री जिसको चुना जाता है वो उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो अपना मंत्रिमंडल, इसको हिंदी में हम कहते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार करना, वो अपने मंत्रिमंडल को फिर बढ़ाता है, यानी कि कौन क्या क्या मंत्रालय किस किस को दिया जाएगा वो फिर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर। He distributes the portfolios. Any minister either to be taken left or continued in the cabinet is decided by the prime minister. प्राइम मिनिस्टर अलग अलग लोगों को उनका पोर्टफोलियो देता है, दैट मीन्स उनका मंत्रालय सौंपता है। क्या सौंपता है? मंत्रालय। अब भाई मुझे, मैं प्राइम मिनिस्टर चुना जाऊं तो मैं अब इस बच्चे को मैं डिफेंस मिनिस्टर की मिनिस्ट्री देता हूँ, इसको मैंने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे दी, इसको कोल मिनिस्टर बना दिया, उसको रेलवे मिनिस्टर बना दिया, तो इसको कहा जाता है उनको पोर्टफोलियोज देना। और वो जिसको भी पोर्टफोलियो देता है वो मंत्री चुना जाता है, और जिसको वो चाहे मंत्री पद से हटाना वो हटा भी सकता है, चेंज करना हो दूसरे को तो दूसरे को चेंज भी कर सकता है। He presides over the meetings of the cabinet and also looks after the functioning of various departments of the cabinet. कैबिनेट मीटिंग होती है, जो कैबिनेट मीटिंग मतलब जो मंत्रियों की मीटिंग होती है, राज्यसभा में जो मीटिंग होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, संसद का जो सेशन होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो भी इफ प्राइम मिनिस्टर कॉल्स द मिनिस्टर्स फॉर द मीटिंग, तो सारे मंत्री जो उसके हैं, जो उसने चुने हैं, वो सब मीटिंग में आएंगे। तो उस मीटिंग को कौन एड्रेस करेगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री उनके साथ बैठ के मीटिंग ले सकता है, और इवन उनसे वो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर वो नज़र भी रखते हैं और जानकारी भी मांग सकते हैं। सपोज़ मैंने आप लोगों को सबको मंत्रालय दे दिया, ठीक है, अब 6 महीने हो गए मंत्रालय में आपको काम करते हुए, फिर मैंने एक मीटिंग बुलाई और फिर मैंने आपके काम का जायज़ा लिया कि भाई आपने क्या किया अपने फील्ड के अंदर, आपने अपनी फील्ड में क्या किया, आपने क्या किया। तो सबसे उनके काम के बारे में वो पूछता है, और जो भी सलाह देनी होती है उनको सलाह भी देता है भी और अच्छे से काम करो, क्योंकि अगले 5 साल के बाद शायद आप फिर से ना चुने जाओ। अगर आपको दोबारा चुने जाना है तो काम अच्छा करो, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से वो काम करता है। ही टेक्स pivotal decisions. The Prime Minister is the head of the Planning Commission, which is now known as Policy Commission. प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुत ही वाइटल डिसीजन जो होते हैं ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस लेने होते हैं कोई, वो सब डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्लानिंग कमीशन का हेड भी माना जाता है। प्लानिंग कमीशन जिसको आजकल हम पॉलिसी कमीशन के नाम से जानते हैं, यानी कि पॉलिसीज बनाने के काम इनके द्वारा किया जाता है। तो पॉलिसी कमीशन का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। देयर आर 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर: द कैबिनेट मिनिस्टर्स, द स्टेट मिनिस्टर्स एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब प्रधानमंत्री के नीचे 3 लेवल के मंत्री होते हैं। पहले लेवल के मंत्री होते हैं उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल करते हैं। दूसरे होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो मंत्री होते हैं, वो भी उनके अंडर आते हैं। और तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो हैं ये तीनों जो हैं किसके अंडर रहते हैं? प्रधानमंत्री के। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। The ministers are individually responsible for their ministries and departments. प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है। अब जो पार्टी जीतती है उसको आपको पता है कि क्या बनाया जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको एमपी होना ज़रूरी है। कोई एमएलए प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, सिर्फ एमपी को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अलग अलग मंत्रालय सौंपा ना, तो अब आपके मंत्रालय की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये बच्चा है, तो स्पोर्ट्स के बारे में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसकी सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसमें डेवलपमेंट हो रहा है या उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, वो सब जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो हर एक मंत्री अपने अपने मंत्रालय के लिए जिम्मेदार रहता है। The Council of Ministers is collectively responsible and accountable to the Lok Sabha. If the Lok Sabha rejects the policy of the government on a particular issue, it is not only the responsible minister for that subject, but the whole Council of Ministers must accept the responsibility and resign. अब हमने बात की थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, यानी कि प्रधानमंत्री जो अपने मंत्रियों को चुनता है, जितने भी मंत्री उसके अंडर में होते हैं उनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो सब इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोकसभा में जवाबदेह होते हैं। जवाबदेह का मतलब कि जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी मुद्दे बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, हर एक चीज़ का जवाब इनको लोकसभा में देना पड़ता है। अगर सरकार की किसी पॉलिसी को लोकसभा रिजेक्ट कर दे, क्या कर दे? लोकसभा रिजेक्ट कर दे, तो इस केस के अंदर पूरे मंत्रिमंडल को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए रिजाइन करना पड़ता है। यानी कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कि लोकसभा के अंदर रिजेक्ट हो जाए, जो पॉलिसी को एकदम सही ना माना जाए, तो इस केस के अंदर जो पूरा मंत्रिमंडल है ना, कंप्लीट जो मिनिस्ट्री है पूरी, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन सबको रिजाइन करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो हमने देखा प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस के बारे में। आगे हम शुरू करेंगे अब स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो पहला टॉपिक यहाँ पर रहेगा द गवर्नर। गवर्नर जिस प्रकार से प्रेसिडेंट जो सबसे ऊपर था, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, वैसे ही गवर्नर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर की, जैसे मैंने उस दिन आपको थोड़ा बहुत डिस्कशन में तो बताया था कि जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर की पावर्स होती हैं, वैसे ही चीफ मिनिस्टर की पावर्स होती हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है? चीफ मिनिस्टर जो है वो सिर्फ स्टेट में काम करता है और प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट के फंक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट पूरे देश का है, लेकिन गवर्नर एक स्टेट का होता है। यानी कि इनके फंक्शंस के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फंक्शनिंग एरिया के अंदर फ़र्क है। अब एक व्यक्ति 2 BHK में रहता है, एक व्यक्ति 1 BHK में रहता है, एक व्यक्ति बहुत बड़े बंगलों में रहता है। अब तीनों में समानता क्या है और असमानता क्या है? समानता ये है कि तीनों ही घर में रहते हैं। असमानता क्या है कि वो छोटे घर में रहता है, वो उससे बड़े में रहता है, और तीसरा बहुत बड़े घर में रहता है। ठीक है, बाकी खाते तो सब खाना ही होंगे, अंदर रहकर एक्टिविटीज़ तो सेम ही होती होंगी। ठीक है, ये तो है नहीं कि भाई बंगले में रहने वाला भाई सोने के बिस्किट खा रहा है या वो सोता ही नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इन तीनों की फंक्शंस जो है सबके सेम ही होते हैं। तो गवर्नर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, हर जगह पर आपको ये शब्द जरूर सुनने को मिलेगा, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन साथ में ये भी मिलेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि उनकी सलाह पे प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्री हैं ना, उनकी सलाह पे एक बंदे को, एक व्यक्ति को चुना जाएगा गवर्नर। लेकिन किसकी सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर की और उसके मंत्रियों की सलाह पे एक व्यक्ति को बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर, सॉरी गवर्नर। वो गवर्नर बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट बनाएगा। अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है, लेकिन सलाह किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की। यानी कि सलाह जो मिलेगी वही करना पड़ेगा। इफ़ आई एम द प्रेसिडेंट और भाई आप सब प्राइम मिनिस्टर और सारे मंत्री हो, तो आपने बोला भी ये व्यक्ति को बनाओ, ठीक है भाई मैं बना देता हूँ बस। तो यानी कि मैं तो कठपुतली वाली बात होगी ना कि आपने बोला मैंने कर दिया, तो फॉर नेम सेक मेरे पास पावर है, लेकिन एक्चुअल में किसने डिसाइड किया कि किसको बनाना है? आप लोगों ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने। ठीक है,
तो पहला जो फंक्शन होता है गवर्नर का बताया गया है कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। प्रेसिडेंट जो है एक ही व्यक्ति को 2 स्टेट का गवर्नर भी बना सकता है। एक स्टेट का एक गवर्नर होता है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो एक ही व्यक्ति को 2 स्टेट का गवर्नर भी बना सकता है। Any citizen of India who is 35 years of age or above may be appointed as the governor. कोई भी व्यक्ति जो 35 साल से ज़्यादा का है या 35 साल का है वो गवर्नर के रूप में चुना जा सकता है। The term of the governor is for 5 years. गवर्नर की टर्म कितनी होती है? 5 साल। However, he holds office during the pleasure of the president and can be removed from office even before the expiry term, or he can also be transferred to any other state as the governor. अब देखिए, हमने देखा भी गवर्नर मतलब जैसे प्रेसिडेंट के काम होता है वैसे ही गवर्नर का काम होता है। कहाँ पर? स्टेट में। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको समय से पहले हटा सकता है। कितने साल तक होता है उसका काम? 5 साल तक, 5 years। बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल से पहले भी उसको हटा सकता है या फिर उसका ट्रांसफर भी कर सकता है किसी अदर स्टेट के अंदर। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे मैंने बताया था कि जैसे प्रेसिडेंट होता है वैसे ही यहाँ पर गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के सारे काम गवर्नर के नाम से होंगे, लेकिन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास जैसे सेंटर में थी वैसे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के पास होगी। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम। तो जितनी भी स्टेट की जो पावर्स हैं वो सब इसके पास होती हैं, इसके पास होती हैं। मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ये करता है, सारा काम तो चीफ मिनिस्टर के पास होता है, ये तो सिर्फ अपॉइंट करने का काम करता है। फॉर नेम से हम बोल सकते हैं। अब जैसे आगे ये लाइन सुन के हम सोचते हैं कि सारी पावर गवर्नर के पास होती है, आगे पढ़ोगे तो तुमको पता लगेगा। आगे बताया है कि ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर हु हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी। वो चीफ मिनिस्टर को चुनता है अपनी मर्जी से नहीं, जिसको मेजोरिटी मिलती है उसको चुनता है। अब क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं सपोज, तो 10 में से मैंने एग्ज़ाम लिया, 100 मार्क का टेस्ट लिया, एग्ज़ाम लिया। अब एक बच्चे के 99 मार्क्स आए, एक के 90 से कम आए, ऐसे करके सबके आए, तो मैं फर्स्ट रैंक किसको दूंगा? ऑब्वियसली जिसके हाईएस्ट होंगे उसी को दूंगा ना। अब इसमें मेरी पावर तो कुछ नहीं कर सकती ना। अब मैं बोलूँ कि भाई मैंने 99 वाले को आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हिम द फर्स्ट रैंक, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? मैंने क्या किया? एक्चुअल में तो 99 लेके आया, इसका तो हक बनता है फर्स्ट आने का। तो वैसे ही यहाँ पर जिसको मेजोरिटी मिल चुकी है वही चीफ मिनिस्टर बनेगा ना भाई। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, मतलब उसको शपथ दिलवाने का, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से। ही ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देखो मैंने बोला था एडवाइस आएगा बार बार। अब याद करो कि जब हमने प्रेसिडेंट को चुना था तो प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को चुना था, और प्राइम मिनिस्टर के सलाह के ऊपर उसने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उसको चुना था प्रेसिडेंट ने। वैसे ही यहाँ पर गवर्नर ने प्राइम मिनिस्टर को चुना, चीफ मिनिस्टर को चुना स्टेट में, और चीफ मिनिस्टर की सलाह लेकर जो मिनिस्टर्स जो उसके हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको भी चुना। तो दोनों के अंदर पूरी समानता है। ये स्टेट, ये कंट्री, ये प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को चुना, प्राइम मिनिस्टर ने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो मंत्रियों को भी चुना। किसने? प्रेसिडेंट ने। तो प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को चुन दिया और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी चुन दिया। ये स्टेट में ये गवर्नर है, गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को चुना, अब चीफ मिनिस्टर ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और इसने मंत्रियों को भी अपॉइंट कर दिया। तो दोनों सिमिलर है बिल्कुल, बस ओहदे में फ़र्क नहीं है, नाम अलग है। जैसे वहाँ प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ चीफ मिनिस्टर है, वहाँ प्रेसिडेंट है या गवर्नर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टेट छोटी होती है और कंट्री बड़ी होती है। ठीक है, गेटिंग समझ में आ रहा है? चलिए। ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन, the member of the state public service commission. He is consulted by the president of India for the appointment of judges of the high court. अब कुछ और जगह हैं ओहदे हैं जिन पे ये काम करता है, जैसे कि स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल चुनना है, चेयरमैन चुनना है, किसका चेयरमैन, मेंबर्स चुनने हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC
जिसको हम बोलते हैं, उनकी सब चीज़ों के जो चेयरमैन वगैरह होते हैं उनको चुनने का काम कौन करता है? गवर्नर करता है। इवन जब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस को चुनता है उस समय ये भी उनकी मदद करता है। तो प्रेसिडेंट जो है जब वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है उस समय गवर्नर उनकी मदद करता है। द गवर्नर हैज सिग्निफिकेंट legislative powers. He summons and prorogues the sessions of the state legislature. He can dissolve the state assembly before the expiry of its full term. He can also issue ordinances. A bill passed by the state legislature can become a law only after the governor assents to it. अब ये भी सुनने वाली बात है कि गवर्नर जो है वो सेशंस यानी कि मीटिंग बुला सकता है। अब देखो, स्टेट के अंदर मीटिंग बुलाने का पावर दिया गया है गवर्नर को, लेकिन सभा, हमारी राज्यसभा लोकसभा के अंदर मीटिंग बुलाने की पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। सेम है ना, बस जगह का फर्क है। प्रेसिडेंट चाहे तो वो असेंबली को यानी कि लोकसभा राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकता था समय से पहले। वैसे यहाँ पर भी गवर्नर समय से पहले, डिसॉल्व करने का मतलब है भंग करना, यानी कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं ना, लेकिन वो चाहे तो उससे पहले भी इनको भंग कर सकता है। लेकिन किसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, राज्यसभा लोकसभा को नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये कर सकता है, क्योंकि इसकी पावर स्टेट में है, सिर्फ प्रेसिडेंट की पूरे कंट्री में। इसके अलावा ये बिल पास होते हैं जो वो सब इसके सहमति के बिना कानून नहीं बनते। अब एक बात सोचो यार, प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा, तो बिल बनाया जाता है लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा, और उस पर साइन होने के बाद वो बिल लॉ बन जाता है। तो जब आप लोगों ने मुझे चुना है तो क्या मैं तुम्हारे अगेंस्ट में जाऊंगा? एक सिंपल कॉमन सी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? आप लोगों ने मुझे चुना है, आप सब मिनिस्टर्स हो, भले कोई प्राइम मिनिस्टर जो है कोई भी है, और आप लोगों ने मुझे बना दिया प्रेसिडेंट। अब आप लोगों ने एक बिल पास किया और बोला कि साइन करिए। अब मैं बोलूँगा नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा भाई, ये तो ठीक नहीं है। तो तुम बोलोगे अगली बार नहीं बनाएंगे बेटा हम तेरे को, होगा ना ऐसा? तो थोड़ा अजीब नहीं है ना, कि भाई तुम लोग मुझे चुन रहे हो और बाद में मेरे से एक्सपेक्ट किया जाए कि मैं तुम्हारे गलत काम में तुम्हारे सामने अड़ूँ। कैसे अड़ूँ? हाँ भाई, अगर मैं एक ईमानदार आदमी हूँ ज़मीर से तो मैं भले अड़ जाऊँ, लेकिन अगर मुझे अपनी कुर्सी चाहिए शायद नहीं अड़ूँगा। किस्सा कुर्सी का, तो सब कुछ हमारे यहाँ पर है ही, प्रॉब्लम कुर्सी की है। मैं भी कुर्सी पे बैठा हूँ, देखो आप भी कुर्सी पे बैठे हो, बस फ़र्क इतना है कि आपकी कुर्सी लंबी है, मेरी छोटी। मेरी इंडिविजुअल कुर्सी, आपकी जॉइंट कुर्सी है भाई। तो किस्सा सारा कुर्सी का है। हम शादी ब्याह में जाते हैं, सबसे पहले कुर्सी ढूंढते हैं बैठने के लिए, ढूंढते हैं कि नहीं? हम मीटिंग में जाते हैं, कहीं किसी के घर जाते हैं, भीड़ होती है, तो सबसे पहले हमारी नज़र कुर्सी पे जाती है, कहाँ कुर्सी खाली है भाई, फटाफट से कुर्सी को एकोमोडेट कर लेते हैं, फटाफट से करते हैं कि नहीं? स्कूल के एनुअल फंक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले हम एनुअल फंक्शन वही होता है ना। तो एनुअल फंक्शन में जाते हैं तो हम पहले दूर से देखते हैं कौन सी जगह पर लाइन में कुर्सी खाली है, फिर पकड़ लेते हैं। कभी कभी तो देखा है बहुत सारे लोगों को कि बंदा एक बैठा होता है लेकिन कुर्सियाँ वो 3 लेके बैठा होता साइड में। एक कुर्सी पर उसने अखबार रखी होती है, एक के ऊपर उसकी वाइफ का पर्स पड़ा होता है, एक पे उसका रुमाल पड़ा होता है, 3-4 कुर्सियाँ लेके बैठा होता है ना ऐसा। हम लोग देखते हैं कि कुर्सियाँ तो 3 खाली पड़ी हैं, हम उस लाइन में घुस जाते हैं, लेकिन जाके देखते हैं तो एक पे पर्स पड़ा होता है, एक पे रुमाल पड़ा होता है, एक पे टोपी पड़ी होती है, कुछ ना कुछ पड़ा होता है। फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है एक पे उसकी बीवी आके बैठ गई, 2 पे उसके बच्चे बैठ गए। तो सारा किस्सा किसका है? कुर्सी का भाई, ठीक है। तो कुर्सी का किस्सा ख़त्म हो जाए ना तो हम अमेरिका को पीछे छोड़ दें। खैर अभी तो अमेरिका में भी कुर्सी के लिए जंग होने लगी, आज तक कभी सुना नहीं था। पहली बार सुना कि कैपिटल हिल पे हिंसा हुई काफ़ी ज़बरदस्त ट्रंप के हटने के बाद। तो सब जगह पर कुर्सी चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए। हम तो बोलते हैं सबको सोफ़ा दे दो, एक कुर्सी छोड़ो, लेकिन सब ईमानदारी से काम करो, देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, मुल्क के लिए काम करो। कुर्सी छोड़ो, सोफे पे बैठो, लेकिन काम करो। लेकिन ये कुर्सी पे बैठ के जो देश में छेद करते हैं ना, वो हमारे देश को तोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन अ स्टेट
इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट एट द सेंटर। अब मैंने जैसे आपको मैं तब से शुरू से बोलता जा रहा हूं कि जो पोजीशन होती है गवर्नर की, जैसी स्टेट में होती है वैसी ही प्रेसिडेंट के अंदर सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट की होती है। मैंने बताया ना कि प्रेसिडेंट और गवर्नर सेम ही है, तो फ़र्क इतना है कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट में कंट्री में काम करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, और जो गवर्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट में, तो दोनों के कोई फ़र्क नहीं। His powers are actually exercised by the Council of Ministers headed by the Chief Minister, but the governor can exercise certain powers independently also. तो जितनी भी पावर गवर्नर के पास हैं वो सब इधर से आती हैं। कहाँ से आती हैं? मिनिस्टर से आती हैं, भले वो चीफ मिनिस्टर या दूसरे मंत्री उनसे, क्योंकि तुम लोग जो बोलोगे मुझे वो करना है भाई। अब तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है, ठीक है, अब सपोज XYZ इसका बर्थडे है भाई, नमूने का। अब आप सब लोग जाके इसके बर्थडे पे गिफ्ट देने गए सब, ठीक है, किसी ने उसको कोई 250 रुपये का पेन दिया, किसी ने उसको एक स्केटिंग बोर्ड दिया, किसी ने उसको कुछ दिया, मतलब 500-500 रुपये का खर्चा किया, समझो तुमने, उसके घर पार्टी पे गए, ओके। अब ये बोल रहा है कि मेरे दोस्तों ने मेरे को दिया है। किसने दिया? मेरे दोस्तों ने। क्यों भाई, तुम कहाँ से लाए? पैसा था तुम्हारे पास? कहाँ से आया पैसा? किसने दिया पैसा? मम्मी पापा ने दिए ना। तो फिर पैसा तो वहाँ से आया, तो तुम अपना नाम क्यों कर रहे हो? तो ऐसा बोलो ना, गिफ्ट भी पापा ने भेजा तेरे लिए भाई। तो यहाँ पे भी वही बात होगी ना। अब पावर तो गवर्नर को बोला जा रहा है भाई, ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो ऑलरेडी तुम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ कि भाई इसको बनाना है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा है, लेकिन गवर्नर के पास कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स भी हैं, थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा ना यार। Normally, the governor of a state is ex officio chancellor of all the universities of the state. गवर्नर के पास पावर क्या है पता है? गवर्नर जितनी भी स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, जैसे हमारे गुजरात में भी कच्छ यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, तो इस सब यूनिवर्सिटी का चांसलर के तौर पे गवर्नर को माना जाता है। देन आपने देखा होगा जब यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री आती है ना किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसके ऊपर गवर्नर का साइन वगैरह होता होगा शायद। नोट पे तो होता ही है, नोट पे भी होता है गवर्नर का साइन, सही बात है। लाओ 2000 का नोट लाओ, देखें। अ गवर्नर कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। बट आफ्टर रिज्यूमिंग हिज पोस्ट द गवर्नर हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फॉर्मली एंड इम्पार्शली। लेकिन जब उसको गवर्नर बनाया जाए उसके बाद वो सारी ड्यूटीज़ परफेक्टली इम्पार्शली, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग वाग बोलते हैं ना गुजराती में अपने, उसके बिना करे, यानी कि नो पार्शलिटी शुड बी देयर। हो सकता है, होना तो चाहिए, हो सकता है कि नहीं ये पता नहीं। अब भाई सब बच्चों ने वोट करके इस बच्चे को बना दिया मॉनिटर क्लास का, सब ने वोट करके बना दिया। अब कल को ये थोड़ी धौंस जमाएगा तो फिर इसकी कंप्लेंट आनी शुरू हो जाएगी। एक हफ्ता तो बढ़िया से काम करेगा, तुम लोग भी मज़े कर रहे हो भी हमने चुना है, लेकिन जो नेक्स्ट मंडे आएगा, नेक्स्ट वीक शुरू होते ही ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। मैंने बोला आवाज़ बहुत आती है क्लास से भी, मॉनिटर से हटा दूंगा तेरे को। अब इसने थोड़ा तुम लोगों को धमकाना शुरू किया, अब इसने नाम लिखना शुरू किया, सर ये बच्चा बहुत बातें करता है। अब मैंने एक आधे की धुलाई कर दी या डांट दिया या क्लास से निकाल दिया, एक सस्पेंड कर दिया एक आधे पीरियड के लिए। अगले दिन से इसकी कंप्लेंट आनी, सर ये तो ना माइंड नहीं करता है प्रॉपर्ली, ये तो ना सर हमको धमकियाँ देता है कि देख तेरी शिकायत लगा दूंगा सर से, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो इसकी कंप्लेंट आनी शुरू हो जाएगी, तो बेचारा क्यों बोलेगा तुम्हारे खिलाफ? बोलेगा? नहीं बोलेगा ऑब्वियसली। अब हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, बस अपॉइंट ही करता है भाई। मैंने पहले 2 घंटे से हम लोग क्या, मेरे ख्याल से जब से ये चैप्टर शुरू हुआ 5 से 6 क्लासेस हम ले चुके हैं, सब जगह पर हमने यही सुना है ना, अपॉइंटेड और एडवाइस। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी, इस पार्टी को मेजोरिटी मिली है यानी कि ज़्यादा वोट्स मिले हैं, उस पार्टी का एक बंदा कौन सिलेक्ट करेगा? तुम ही सिलेक्ट करोगे कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो मैंने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सिलेक्ट तो तुमने किया, मैंने तो क्या ठप्पा मारा, बस स्टैंप लगाया कि भाई हो गया। द लीडर ऑफ द
If no single party gets the majority, the leader of the combination of parties constituting the majority or the leader of the largest party having the support of the majority is appointed as the chief minister. ये मैंने उस दिन बहुत अच्छे से समझाया था कि मेजोरिटी कैसे मिलती है। मैंने उस दिन शायद 100 सीट्स बनाई थी, 100 में से 51 मतलब मेजोरिटी होती है, बताया था, याद हो आपको वीडियो तो उसमें हमने देखा था कि आधे से ज़्यादा वोट्स पाती है जो पार्टी, आधे से ज़्यादा सीट्स जिस पार्टी को मिलती हैं उसको हम बोलते हैं मेजोरिटी, और वो पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 100 में से 30-30-40 मिले, हम जो 4 पार्टियाँ हैं तो 4 में से 30-30-20-20, एक को 30 मिला, दूसरे को 30 मिला, तीसरे को 20, चौथे को 20, तो ये तो 20 और 30 60 और 20 40 और 20 100 हो गए। लेकिन 100 कैसे हुए? एक भी पार्टी को 51 मिला नहीं मिला, तो क्या होगा? गठबंधन। ये बंधन तो गठबंधन है, करण अर्जुन, ठीक है, ये तो करण अर्जुन का गठबंधन है भाई, तो गठबंधन सरकार बनती है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि अगर एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, क्लियर मेजोरिटी ना मिले, कि भाई किसी भी एक पार्टी को 51 सीट तक ना पहुंचे कोई पार्टी और नीचे है, तो फिर 2 पार्टियां मिलकर अब 30-30 वाली दोनों मिल जाएंगी तो 60 हो जाएंगे ना, 60 30-30-60, तो वो दोनों मिलके बना सकते हैं पार्टी अपनी सरकार। अगर वो 30 वाली नहीं दे रही है उसको समर्थन, तो 20-20-30, 20-20-40 और 30-70 ये सब मिलके बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। और उसमें से जिसको प्राइम मिनिस्टर चुना जाए, प्रेसिडेंट उस पर मोहर लगा देगा, भाई ठीक है भाई तू प्रेसिडेंट है, जो भाई तुम माई बाप हो भाई, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम बोलोगे मैं तो कर दूंगा हाथ जोड़ के, ठीक है। चलिए, अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, दो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर, in reality the chief minister and the council of ministers enjoy most of the powers of the governor। हो गया दूध का दूध पानी का पानी। क्या दूध का दूध, यहाँ तो पानी है पूरा बेटा, ये तो पानी का पानी हो गया फिर से। कब से गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, पता लगा कि भाई पावर तो सारी चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों के पास है, तो गवर्नर को बीच में क्यों लटका रखे? वही हुआ ना बात। तो हमने देखा यहां पर कि गवर्नर अपॉइंट जरूर करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया पहले, फिर गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे बाकी मंत्रियों को अपॉइंट करेगा, लेकिन रियल पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के पास है। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना, मंत्री पद, जो मंत्रिमंडल जिसको बोलते हैं, उन सब के पास मेन पावर है। बस गवर्नर के पास तो फॉर द नेम सेक, भाई नाम के लिए गवर्नर है, मेन पावर तो सब मंत्रियों और चीफ मिनिस्टर के पास है। इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर इज सिचुएटेड इन द न्यू सेक्रेट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर। तो गांधीनगर गुजरात का जो एड्रेस दिया गया, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और जो बाकी मंत्री हैं उनका ऑफिस है वहाँ पे। किसी को मिलना चले जाना, कोई नहीं मिलेगा तुमसे। The governor administers the oath of secrecy to the chief minister and the council of ministers orally and thereafter they sign the same। मैं कब से तो गाना गा रहा हूँ यही कि भी गवर्नर होता है वो उनको ओथ दिलवाता है, शपथ दिलवाता है। शपथ दिलवाने के बाद फिर वो जो मंत्री और चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उस शपथ को रिटर्न में भी साइन करते हैं। पहले तो ओरली बोलते हैं। कभी देखना, अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बंगाल में जब इलेक्शन होंगे तब देखना कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, कौन सरकार बना रहा है। फिर देखना कि गवर्नर जो है वो जो पार्टी जीतेगी उसके एक बंदे को वो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। फिर वो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाएगा और फिर उसके दूसरे मंत्री होंगे उनको शपथ दिलवाएगा। तो उस ओथ टेकिंग सेरेमनी को देखना कि कैसे होता है वो। तो आप देखोगे कि ओथ ली जाती है पहले तो वर्बली, ओरली, राष्ट्रपति बोलते, गवर्नर बोलता है, उसके पीछे पीछे चीफ मिनिस्टर बोलता रहता है, मैं ऐसे करके, मतलब पूरा बोलेंगे, जो वो बोलेगा वही रिपीट करेगा पहले वो, फिर वो उसको साइन भी करेगा रिटर्न फॉर्म में। इन द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट के अंदर 4 तरह के मंत्री माने जाते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री बोलते हैं जो, दूसरा स्टेट लेवल मिनिस्टर्स हो गया, तीसरा डेप्यूटी लेवल और चौथा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। The chief minister distributes the portfolios of the cabinet ministers.
He also presents the issues of policy making, transparent administration, questions of people of the central government. चीफ मिनिस्टर जो है वो पोर्टफोलियोज देता है कैबिनेट मंत्रियों को, यानी कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपने अपने मंत्रियों को, भाई ये कोल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर, ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर को सब, जैसे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर देता था यहाँ पे चीफ मिनिस्टर देगा। ठीक है, इसके साथ साथ इश्यूज ऑफ पॉलिसी मेकिंग, यानी कि कोई भी समस्या जो होती है, अब चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट से निकला है, स्टेट का है रिप्रेजेंटेटिव, वो केंद्र सरकार के सामने अपने स्टेट की समस्याओं को रखता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसीलिए तो हमको दो तरह की सरकार चाहिए यहाँ पे। हमारे देश के अंदर बाइकार्मल गवर्नमेंट है, मैंने बताया था यूनिकार्मल और बाइकार्मल दो होती है। यूनिकार्मल मतलब एक ही तरह की सरकार है, बाइकार्मल मतलब दो ऑर्गन वाली। तो हमारे यहाँ पर बाई है, बाई मतलब काम वाली बाई नहीं, बाइकार्मल। बाइकार्मल का मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल और स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी भाई? भारत बहुत बड़ा मुल्क है, एक जगह पर बैठकर आप इतने बड़े मुल्क को नहीं एडमिनिस्टर कर सकते हो प्रॉपरली, क्योंकि फिर क्या होगा पता है? अब भाई जो बंदा होता पता है कैसे, अब क्लास के अंदर देखो 40 बच्चों की लिमिट, 50 बच्चों की लिमिट क्यों है? ताकि टीचर सब तक पहुंच सके। इससे ऐसे भी हो सकता था ना कि 500 बच्चे बैठे और मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, क्या होता उससे पता है? जो आगे आगे 10 बच्चे बैठे हैं वो तो बढ़िया से पढ़ लेते, पीछे वाले मस्ती कर रहे होते, कुछ सुनाई नहीं देता उनको, ना मेरी आवाज़ वहाँ पहुँचती, ना मैं उधर ध्यान दे पाता, वो ऐसे मुंह इधर करके बैठे रहते ऐसे और मस्तियाँ करते रहते, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। तो उसी प्रकार से जो स्टेट की समस्याएं हैं, यानी कि ताकि पूरे देश का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो, हर एक स्टेट जो है डेवलप हो, इसके लिए उन्होंने स्टेट जो है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, ताकि चीफ मिनिस्टर अपनी समस्याओं को, अपने स्टेट के लोगों की समस्याओं को गवर्नमेंट के सामने रखे और उस स्टेट को भी धीरे धीरे डेवलपमेंट मिले, तो कोई पीछे ना छूट जाए, इसलिए ऐसा होता है। अंडरस्टूड? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलेमिटी ही प्रोवाइड्स बेसिक कम्युनिटीज लव एंड केयर टू द पीपल। जैसे कि आपने देखा कल उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर फट गया, ग्लेशियर टूट गया था, तो जिस कारण से बहुत तबाही हुई। ठीक है, तो आपने सुना होगा तबाही के दौरान सबसे पहले चीफ मिनिस्टर उस जगह पर गया, दौरा किया उसका, सबसे पहले उसने ऑर्डर दिया एनडीआरएफ टीम को कि फटाफट से सब राहत कार्य चालू करो, फटाफट लोगों को बचाओ, वहाँ से लोग मर रहे हैं। फिर वो वहाँ पे उस एरिया का दौरा करने भी गया, यानी कि उसके ऊपर पूरी नज़र बना के रखी उसने। तो किसने किया है सब? चीफ मिनिस्टर ने। तो चीफ मिनिस्टर ऐसी सिचुएशन पे बहुत ध्यान रखता है, और इवन चीफ मिनिस्टर ने, यानी कि जो सरकार है, उसने अपनी अपनी लोगों की सहायता के लिए, जो लोग मारे गए उनको 2.5 लाख रुपए दिए, जो घायल हुए उनको 50,000 की सहायता दी। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो मारे गए उनको 2 लाख और जो घायल हुए उनको 50,000 की सहायता दी। तो इस तरीके से उनकी देखभाल करना ये चीफ मिनिस्टर जो है उनका काम रहता है। ही प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू द स्टेट लेजिस्लेचर। The chief minister is the torchbearer and pathfinder of the government policies regarding the growth of the state. तो स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, जो मंत्रिमंडल है, उसको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देने का काम होता है चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छे से काम करेगा, तो उसके मंत्री भी अच्छे से काम करेंगे, तो स्टेट अच्छे से आगे बढ़ेगी। तो चीफ मिनिस्टर को हम कह सकते हैं कि टॉर्च बेयरर, यानी कि रास्ता दिखाने वाला। अब तुम अंधेरे में चल रहे हो, ठीक है, और आगे वाला तुमको अगर कीचड़ में ले जाए तो तुम कीचड़ में गिर जाओगे, गड्ढे में ले जाए गड्ढे में गिर जाओगे। तो एक टॉर्च बेयरर की तरह, एक रास्ता दिखाने वाले की तरह वो आपको गाइड करता है, यानी कि स्टेट के मंत्रियों को गाइड करता है, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे वो स्टेट जो है वो और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर हो। तो हम आज यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करेंगे, एंड वी विल टुमारो स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, the administrative system.